हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट, और साथ ही साथ करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन। सर डायपोल मोमेंट की ना बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे इनसे हम किस किस चीज को निकाल सकते हैं, वो सारी चीज पढ़ने वाले। सबसे पहले जानना क्या जरूरी है सर, डायपोल मोमेंट। भाई डायपोल मोमेंट क्या होता है ये जानना जरूरी है। उससे पहले तो सर जानना ये जरूरी है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल पता है नहीं पता है? हमने कुछ ना कुछ पोलराइजेशन के बारे में बताया था। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा है, पहले समझ लेते हैं डायपोल एक्चुअल में क्या होता है। उसके लिए ना मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक H2 और दूसरा मैंने ले लिया मान लो HCl। सर H2 में H सिंगल बॉन्ड H होता है, HCl में H सिंगल बॉन्ड Cl होता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सर यहाँ पर जो एक सिंगल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कौन है, क्लोरीन। सर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। इधर भी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। भाई दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको एक चीज पता है, यहां पर दोनों तरफ कौन है, हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन है तो कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सर खींचेगा, बिल्कुल खींच, सबके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन सर इन दोनों में खींचने की जो ताकत है दोनों की बराबर है। जितना ये वाला हाइड्रोजन इतना खींचेगा उतना ये वाला खींचेगा। क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं होगा? हम कहेंगे सर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा यानी जो बॉन्ड पेयर है वो दोनों एटम्स के कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच। सर इसके केस में क्या होगा, सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीचों बीच नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता सर? एक तरफ क्लोरीन है, दूसरी तरफ कौन है, हाइड्रोजन है। सर दोनों में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो तो अलग अलग होती है ना। हमको पता सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। सर अपनी ओर खींचेगा तो इससे क्या नुकसान है? नुकसान कुछ नहीं, पर हो ये जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो निगेटिव इधर जाएगा, निगेटिव इधर जाने से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ हाइड्रोजन है, बीच में इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन जितना इनको इधर खींचेगा उतना ही इधर खींचेगा। दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीच में ही रहेंगे। लेकिन सर एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाए। सर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की साइड जा रहा है तो क्लोरीन पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, हाइड्रोजन पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर इसी चार्ज सेपरेशन को हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलेंगे सर, डाइपोल। मतलब क्या सर, दो पोल बन गए ना, क्या बन गए, एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल। सर बात अब आ जाती है डायपोल मोमेंट की। सर डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है। सर डायपोल मोमेंट, डायपोल होने से पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो सर 100% आयनिक नहीं है और ना ही ये 100% कोवेलेंट बचा। सर कुछ ना कुछ तो आयनिक करैक्टर है, वो कितना आयनिक करैक्टर है वो कौन बताएगा, हमारा डायपोल मोमेंट बताएगा। सर एक एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे। अब कितना है, कैसे ये निकालते हैं, ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट को और क्या क्या। सर ये क्या है हमारा डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट है दो पोल्स। अच्छा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक ये पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने प्लस क्यू इस पे चार्ज है, दूसरा मेरा पॉइंट चार्ज ये है, इस पर हमारा माइनस क्यू। जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो बीच की डिस्टेंस हमारी ये होगी जिसको मैंने क्या मान लिया, डी। सर मैं पूछता हूं डाई का मतलब 2, पोल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस की हम बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं म्यू से। तो म्यू इक्वल टू हो जाता है क्यू इंटू डी। सर ये हमारे एक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डी। सर ये क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज इन स्पीसीज पे, जो भी चार्ज है वो सर क्यू है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। भाई जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है। तो सर म्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। सर डी क्या है, डी है इंटर आयनिक डिस्टेंस या फिर इंटर पोल, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो हम इंटर चार्जेस डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी। सर म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। ये हमारा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है।
क्यू क्या है सर, चार्ज है, इस पर आने वाला आवेश है। डी इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि अभी अभी हमने लिया था सर HCl है। HCl में हमने कहा था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर, डी हो गई। इस पर चार्ज कितना हो गया, डेल नेगेटिव आता है, इस पर डेल पॉजिटिव आता है। तो सर इसके लिए म्यू की अगर हम बात करेंगे तो जो चार्ज है इनटू इसके बीच की डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, इसके लिए म्यू यानी कि डायपोल मोमेंट हो जाएगा। सर कैलकुलेट कैसे करना है ये सब हम बाद में सीखेंगे। हमें यहाँ पर जो सीखना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, और वो ये सीखनी है सर जो डायपोल मोमेंट होता है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिख दिया, जो डायपोल मोमेंट है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर ये जो होता है हमारा डायपोल मोमेंट, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर नाम कहीं ना कहीं सुना हुआ लगा, आप 11th-12th में होते हो, 11th में होते हो, या फिर कहीं ना कहीं फिजिक्स में आप सुनते हो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम सदिश और अदिश राशियां भी कहा जाता है। तो वहां पर आपको वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताया जाता है, सारे फिजिक्स के टीचर सर यही बताते हैं, सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सर स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में हमारा क्या हो जाता है कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेक्टर की, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास में मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ क्या होती है भाई, डायरेक्शन, क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन। सर क्या डायपोल मोमेंट में भी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। अगर हम आपसे ये कहें कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन को कैसे दिखाया जाता है, तो भाई डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को हम दिखाएंगे कुछ एरो से, और ऐसा एरो जिसकी टेल कट होगी, कट टेल एरो, कटी पूंछ का तीर, ये होगा। सर इनमें कहां से कहां तक जो हमारा हेड है वो हेड किधर जाएगा, जिधर हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, बाय हेड टूवर्ड्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उधर हेड रखेंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम यानी लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उधर हम क्या रखेंगे, इसकी टेल। ये चीज अगर सर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एटम की बात करनी हो तो अगर मान लीजिए लोन पेयर आ गए, हाँ बिल्कुल, अगर लोन पेयर आए हुए हैं और इधर क्या कोई भी एटम है, तो भाई डायरेक्शन को आपको एटम से लोन पेयर की ओर दिखाना है, और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहां पर आएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। जो कटीपुंछ का तीर है, डायपोल मोमेंट का जो साइन है, एरो है, ये जो एरो का हेड है वो दिखाएगा हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर, और यहाँ पर जो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा उधर हमारा क्या होगा, उसके टेल होगी। अगर मान लीजिए लोन पेयर आता है तो लोन पेयर की ओर एरो का क्या होगा, हमारा हेड होगा। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे। तो ये आपको बात समझ में आए। डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डायपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा सर एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट किसी बॉन्ड का है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का भाई। अगर सर मॉलिक्यूल में निकालेंगे तो जरूरी तो है नहीं दो ही एटम हो, जैसे कि हमारे पास में कंडीशन ले लेते हैं सर। क्या कंडीशन ले ली, जैसे हम बात करें HCl है, ठीक है HCl है सर, HCl का डायपोल मोमेंट हमें पता है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर मान लीजिए जैसे कि मान ली मैंने क्या दिया, एक कोई और CO2 ले लेते, चलो क्या ले लिया हमने, CO2, कार्बन डबल बॉन्ड O, यही तो होता है सर। इसमें डायरेक्शन कैसे होगी, इसमें इस बॉन्ड की इधर डायरेक्शन हो जाएगी, इस बॉन्ड की इधर डायरेक्शन हो जाएगी। सर इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे सर, जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा या कैसे होगा, कैसे निकाल सकते हैं सर। डायरेक्शन की बेस पे तो पता है, कुछ इधर जा रहा है बाकी इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन सर अगर मान लीजिए किसी में कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो हमें उसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बात ये बता दी। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कहां से आता है भैया, वो फॉर्मूला आता है हमारा फिजिक्स के वेक्टर से ही। जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा है सर, एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आता भाई, इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं हमारा कहाँ आता भाई, यहाँ आता है। मान लीजिए इसका वेक्टर हमारा कितना है, μ1, और ये कितना है, μ2, रिजल्टेंट आपको म्यू निकालना है। अब मान लीजिए ये हमारा डायपोल मोमेंट μ1 हो गया सर,
इधर हमारा क्या होगा, म्यू2 हो गया। अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना, तो सर रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना तो उसका फॉर्मूला आपको पहले से आता होगा भाई, म्यू बराबर क्या होता है, रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा हमारा, म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला इसके बारे में पता होना जरूरी है। सर यहाँ से मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन यहाँ से रिलेशन बहुत अच्छा हम निकाल सकते हैं। रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो म्यू बराबर कितना है, रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। अब यहां से एक चीज है, मान लीजिए दो मेरे पास वेक्टर है, एक इधर जा रहा दूसरा इधर जा रहा, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं से रिलेट करके, क्या कि अगर मेरा एंगल बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा। इस चीज को कैसे पता करेंगे, वो हमारा ये वाली इक्वेशन इजीली बता सकते हैं। सर कैसे बताएगी, चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हम इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, फिर उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सर म्यू अगर मेरे पास में अलग अलग डायरेक्शन में है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये हमारा एक फॉर्म। अब हम एक रिलेशन निकालेंगे, हमें एक चीज पता है सर, जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट कॉस थीटा के, भाई है नहीं है, बिल्कुल है सर। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी है ना, तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी हम सीधे सीधे एक चीज बोल सकते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो, सॉरी थीटा की नहीं बोल सकते, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं थीटा की वैल्यू और यहां ले रहा हूं मैं कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। थीटा मान लीजिए मेरा 0 डिग्री हो सकता है भाई, एंगल मेरा 30 डिग्री हो सकता है भाई, एंगल मेरा 45 डिग्री हो सकता है भाई, मेरा एंगल 60 डिग्री हो सकता है, एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है भाई। अगर cos 0 हुआ तो वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 हुआ तो वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 45 हुआ तो वैल्यू कितनी 1/√2, cos 60 हुआ तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2 और cos 90 हुआ तो वैल्यू हो जाती है 0। सर एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई, अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है कम। जब 0 डिग्री था यानी एंगल जब 0 था उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 1। जब एंगल मैंने 90 डिग्री कर दिया, एंगल मैंने कितना कर दिया 90 डिग्री, तो अगर एंगल 90 डिग्री कर दूं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे क्या है, जैसे जैसे एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब सर मैं एक चीज रिलेशन निकाल सकता हूं, क्या कि सर जो कॉस थीटा है ये मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के। थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा कम होगा, और भाई कॉस थीटा जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किसके, म्यू के। इसका मतलब तो एक चीज हो गया सर, देखो यहां से देखो कॉस थीटा बढ़ा म्यू भी बढ़ा, लेकिन अगर थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा कम। इसका मतलब थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा कम हो रहा है, कॉस थीटा कम होगा तो म्यू भी कम होगा। यहां से मैं एक रिलेशन डायरेक्टली ये निकाल सकता हूं कि सर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/θ। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/θ। यहां से हम बोल सकते हैं अगर एंगल बढ़ेगा तो मेरे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाती। सर इस वाले कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले लेक्चर में या आने वाले जो क्वेश्चंस हम करेंगे वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला ये वाला रिलेशन। तो हमको ये वाला फॉर्मूला सर इतना ही जानना था। अब इसके बाद में जानना ये है कि सर डायपोल मोमेंट है, इसकी सर कोई ना कोई तो यूनिट होगी, बिल्कुल होगी भाई। डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई तो यूनिट होगी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा सर, क्यू बराबर म्यू बराबर कितना होता है, म्यू बराबर होता है सर क्यू इंटू डी। ठीक भाई, क्यू क्या है, चार्ज है। सर चार्ज है तो किस में मेजर करेंगे, कूलॉम में। डी क्या है सर, डिस्टेंस है, तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में। इसका मतलब तो सर एक चीज होगी कि अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो म्यू की क्या हो जाएगी, कूलॉम मीटर। लेकिन सर क्वेश्चन में कभी आंसर कूलॉम मीटर में नहीं आता, क्यों सर, कूलॉम मीटर, मीटर देखो मीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है सर। मीटर ऐसे कोई मॉलिक्यूल इतना लंबा चौड़ा कैसे हो सकता है,
मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, उनकी डिस्टेंस तो बहुत कम होती है भाई, तो मीटर में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे उसके ना। तो इसलिए हम इतनी बड़ी यूनिट को नहीं लेते, हमें बहुत छोटी यूनिट यहाँ पर चाहिए होती है। अगर ये तो हम ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट हमारी अगर मैं डायपोल मोमेंट की निकालूं तो क्या आती है हमारी, किलोमीटर। लेकिन अगर मैं सीजीएस की निकालता हूं तो सीजीएस में क्या आ जाती है, म्यू बराबर जो हमारा चार्ज होता है उसको ईएसयू में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में, ईएसयू सेंटीमीटर में। लेकिन जो क्वेश्चंस भाई पूछे जाएंगे ना हमसे, जो पूछे जाते हैं वो ना तो ईएसयू सेंटीमीटर में होते हैं ना किलोमीटर, मोस्टली उनके लिए जो म्यू की यूनिट होती है सर वो होती है डिवाई। क्या होती है, डिवाई। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। सर इनमें रिलेशन है क्या कुछ, बिल्कुल है सर। 1 डिवाई बराबर होता है कितना, 3.335 इंटू 10⁻³ कूलोमीटर। कितना होता है भाई, 3.335 इंटू 10⁻³ कूलोमीटर। ये होती है हमारी क्या, 1 डिवाई की वैल्यू। अगर मैं कूलोमीटर को डिवाई से रिलेट करूं तो, अगर सर ईएसयू से रिलेट करता हूं तो कितना होता है, ये होता है हमारा 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। सर ये हमारी जो कुछ यूनिट है इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में, और ये वाली तो जरूरी याद रखनी है ईएसयू सेंटीमीटर वाली, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ईएसयू सेंटीमीटर दे दिया जाता है, आपको वहां पर डिवाई में कन्वर्ट करना है या डिवाई को ईएसयू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 1 डिवाइड कर लो 10⁻18 ईएसयू होता है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए सर इतनी बात हमारे होगी, हमने किसकी यूनिट की बात कर ली, डायपोल मोमेंट क्या होता है ये बात कर ली, और उसकी डायरेक्शंस की बात कर ली है ना। अब हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हम डायपोल मोमेंट को कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सुनिए, 2 तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पहला तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं। एक, अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, कितने टाइप के होंगे सर, 2 टाइप के। एक तो होते हैं कौन से, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं मेरे पास में हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सर होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मतलब क्या होगा, सेम। हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। मतलब अगर देखो डायटोमिक का मतलब सर 2 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने, अगर दोनों एटम सेम है तो होमो डायटोमिक हो गया, दोनों एटम डिफरेंट है तो हेटेरो डायटोमिक हो गया। सर जैसे अगर मैं बात करूं H2 है या फिर Cl2 है या फिर F2 है, O2 है, N2 है, सर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक बात बताइए, अगर मैं H2 की बात करूं, सर एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर आपको, यहाँ पर शायद मैं इस चीज के बारे में नहीं बताया कि ये क्या होता है हमारा, जैसे हमने बोल दिया Q/D, ये चार्ज को हम कैसे निकालेंगे सर, मॉलिक्यूल में चार्ज कैसे नहीं, तो ये हमारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। जो 2 एटम होंगे अलग अलग, उन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो वही प्रॉब्लम को, जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है, कौन सी प्रॉब्लम है भाई, ये, इनके लिए क्या इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा। अगर सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा तो इनके लिए Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर Q की वैल्यू 0 हुई तो भाई हम सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कि इसके लिए म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि भाई इसके लिए Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और Q 0 तो म्यू बराबर क्या होता है, Q/D। भाई म्यू बराबर होता है Q/D, जब Q ही 0 तो पूरी की पूरी वैल्यू 0। तो एक चीज हमारे पास ये पता चल गई, अगर हमारे पास होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके लिए डायपोल मोमेंट ऑलवेज कितना रहेगा, 0। सर दूसरा है हमारे पास हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने बोल दिया HF है, HCl है, HBr है, HI है, CO है, NO है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सर जैसे HCl की बात करें, H∪Cl है, अगर मैं H∪Cl की बात करूं तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन ही होगी हमारी,
कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है। इसका मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो सर एक चीज ध्यान रखना, अगर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन होमोडायटोमिक का जो डायपोल मोमेंट है ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। तो सर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। अब आती है प्रॉब्लम हमारी किसकी, सर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस केस में क्या करेंगे भाई, एक चीज सुन लो, बॉन्ड बेशक पोलर हो, कितना भी डायपोल मोमेंट हो, लेकिन अगर नेट डायपोल मोमेंट की बात करूं, देखो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल का मतलब है जो नेट डायपोल मोमेंट है, क्या है, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक है, तो उस केस में उसका डायपोल मोमेंट यानी नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है यानी नॉन सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है या फिर नॉन सिमेट्रिक बोलेंगे इसको, क्या हमारा नॉन सिमेट्रिक, अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन सिमेट्रिक है उस केस में आपका डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब बात आती है सर सिमेट्रिक को और नॉन सिमेट्रिक को हम कैसे पहचानेंगे, क्या होता है। तो सर इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन। आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर हमारी एक प्लेलिस्ट है हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। अब हाइब्रिडाइजेशन वो चाहे 11th क्लास का हो, चाहे नीट बीटेक वाले हो, चाहे जेमेंस वाले हो, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हो, किसी भी लेवल के, सर हर एक के लिए हेल्पफुल है। उसी में हमारा एक लेक्चर है जहां पर मैंने शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में बताया, भाई उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। आप हर एक मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हैं और वहां से आप उसकी क्या स्ट्रक्चर भी और ये भी बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या फिर हमारा एसिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मान ली जैसे BeCl2 है, क्या है भाई BeCl2। भाई यहां पर हाइब्रिडेशन आपने निकाला था शुरुआत में, जिन्होंने कर चुके हैं लेक्चर उनको बता दो, sp हाइब्रिडेशन था। और इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, लीनियर, यानी Be से एक Cl इधर और दूसरा Cl इधर। सर एक चीज है, क्या चीज है, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसका डायपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सर इनका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि भाई एक Cl इतना इधर डायपोल मोमेंट ले जा रहा है, दूसरा इधर लेके जा रहा है, क्या दोनों का जीरो नहीं होगा। सर कैसे जीरो होगा, एम्पलीट्यूड से बताइए कैसे। भाई हमने एक चीज पढ़ी थी सर, ये μ1 है, ये μ2 है, लेकिन एक चीज पता है दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो सर इसका डायपोल मोमेंट जितना होगा उतना ही डायपोल मोमेंट इसका भी होगा। हमको एक फॉर्मूला पता था, नेट डायपोल मोमेंट बराबर कितना होता है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा। ये था या नहीं था। सर एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, एंगल कितना हो गया सर 180 डिग्री का। सर थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री का, कितना हो गया 180 डिग्री, सही है। अब यहां से अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट निकालूं म्यू, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सर जितना डायपोल मोमेंट इसका है उतना ही इसका है, इसका दोनों को म्यू मान सकता हूं, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस यहां से कितना 2μ, μ1 μ2 कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को म्यू माना है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो भाई, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी भैया, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1। कितनी होगी भाई -1। सर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहां से अगर हम निकालें रूट कितना हो जाएगा 2μ स्क्वायर और ये माइनस प्लस कितना माइनस और ये 2μ स्क्वायर, सर दोनों के दोनों कैंसिल और आंसर ओवरऑल कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली डायरेक्शन से बता सकते हो। सर इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है सर। आगे कुछ और करता है ना, एक दो मॉलिक्यूल्स और देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा भाई, सिमेट्रिक है नहीं है, पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। अगर बीच में से मैं काट दूं तो जितना इधर उतना इधर सेम सेम आ रहा है, सिमेट्रिक है। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा इसका जीरो। कितना हो जाएगा भाई, डायपोल मोमेंट जीरो। आगे और मॉलिक्यूल लीजिए, जैसे सर मैंने ले लिया CO2 में आपको पता है
कार्बन का जब आप निकालोगे तो इसकी शेप भी कैसे आती है, लीनियर। लीनियर आती तो क्या मतलब ऐसा, जितना डायपोल मोमेंट इधर जितना डायपोल मोमेंट इधर, दोनों एक दूसरे कैंसिल करें, डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए एक ले लिया, चलो BF3 और ले लो, BF3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 से ट्राइगोनल प्लेनर, सबको पता है क्योंकि हम करा चुके हैं पहले। बोरॉन, इधर हमारा फ्लोरीन, इधर हमारा फ्लोरीन, इधर हमारा फ्लोरीन। सर ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि बोरॉन के तीनों तरफ जो फ्लोरीन है उनके बीच में एंगल 120 120 120 120 120 120, इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो भाई अगर हम इसके देखें डायपोल मोमेंट की, इसका रिजल्ट ये इधर जाएगा, दूसरा ये इधर जाएगा, तीसरा ये इधर जाएगा। सर तीनों के तीनों बीच पॉइंट पर आकर नील हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इनका डायपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। आगे सर क्या सर H2O का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। H2O में सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। शेप इसकी टेट्राहेड्रल होती है, सॉरी ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। शेप कैसी होती है, वी शेप। सर वी शेप कैसे होती है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है। सर 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, 2 क्या होता है, लोन पेयर। हमने बताया कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी नहीं होगी। सर एटम से लोन पेयर की साइड होगी, एटम से लोन पेयर की साइड होगी। सर नेट डायपोल मोमेंट ये नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा, नहीं जा रहा है। क्या कभी 0 हो सकता है, सर नहीं हो सकता। डायपोल मोमेंट कांट बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर में डायपोल मोमेंट होता है। तो सर एक चीज बता दो, अगर आपको मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट देखना है तो उसके लिए आपको हर एक मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, और शेप एंड ज्योमेट्री का फंडा बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो भाई, इस चैनल के यानी जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें देखेंगे शेप और ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मैंने डाला हुआ है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में NH3, एक मेरे पास में NF3। क्वेश्चन मेरे पास ये होता है, मान लीजिए, अब मैं पहले से आपको बताते हैं, इन दोनों में से किसी का भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, उसका भी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। मान लीजिए इसका डायपोल मोमेंट μ1 है, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है। पूछा ये जाता है दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा। सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक काम करें, हमने लिया कौन, नाइट्रोजन। सर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, शेप इसकी ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, शेप इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब यहाँ पर एक नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक नाइट्रोजन, इधर हमारा एक हाइड्रोजन, इधर हमारा क्या होगा, लोन पेयर। एक हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन होगा, मतलब बाहर की साइड, है ना, और एक हाइड्रोजन हमारा होगा बिलो द प्लेन, मतलब बैक साइड। इधर केस में क्या होगा सर, नाइट्रोजन, इधर हमारा कौन है, फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, इधर हमारा लोन पेयर। एक फ्लोरीन होगा हमारा अबव द प्लेन, मतलब आगे की साइड, और एक फ्लोरीन होगा हमारा बिलो द प्लेन, मतलब पीछे की साइड। ये इनके शेप ज्योमेट्री हम पहले ही बता चुके। सर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सर नाइट्रोजन की। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। लोन पेयर एटम में लोन पेयर की तरफ होगी। सर यही तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ केस में क्या है सर, नाइट्रोजन में फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज। लेकिन यहाँ एटम और लोन पेयर में तो ऊपर ही जाएगा ना। मुझे लगता है यहाँ से आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इजीली बता पाएंगे। क्यों सर, यहाँ का जो डायपोल मोमेंट है आपने बताया कितना है, μ1, यहाँ पर बताया कितना, μ2। मुझे तो वैसे ही पता चल रहा सर बिना कैलकुलेट करे, यहाँ पर सारे के सारे एक तरफ जा रहे हैं, रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की साइड। यहाँ पर एक ऊपर जा रहा है, बाकी 3 नीचे जा रहे हैं, रिजल्टेंट सर इतना हो ही नहीं पाएगा। जहां पर सारे के सारे एक तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर 3 अलग जा रहे हैं, एक कुछ तो कम होगा। यहीं से सीधा सीधा हम बोल सकते हैं सर इस केस में μ1 इज ग्रेटर देन μ2। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर देखिए इस लेक्चर में हमने डायपोल मोमेंट के बारे में जाना, एप्लीकेशंस डायपोल मोमेंट के भी नहीं किए हैं,
अगर एप्लीकेशन इसी लेक्चर में करते हो तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसे एप्लीकेशंस के लिए हम अगला लेक्चर आते हैं, उसके लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़रूरतमंद लोगों को, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो इन चीज़ों के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको दे दीजिए भाई, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।